दोस्तों, क्या होता है जब एक गांव का सीधा साधा लड़का, जिसके शब्दों में जादू था, शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ने जाता है, लेकिन एक अमीर बाप की बेटी उसे गवार और भिखारी कहकर सबके सामने बेइज्जत करती है और कहती है कि तेरी कलम सिर्फ भीख मांगने के लिए उठ सकती है, किस्मत लिखने के लिए नहीं। 4 साल बाद वही लड़की उसी लड़के की कंपनी में नौकरी मांगने पहुंचती है, जो अब देश का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस बन चुका था। इसके बाद जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपने कीमती विचार जरूर शेयर करो, और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलें, हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही रवि ने कॉलेज के विशाल गेट में कदम रखा, उसकी नजर एक चमचमाती लाल स्पोर्ट्स कार से उतरती हुई लड़की पर पड़ी। महंगे ब्रांडेड कपड़े, आंखों में गुच्छी का चश्मा और हवा में उड़ते रेशमी बाल। उसके चारों ओर एक ऐसा ओरा था जो दौलत और ताकत की कहानी कह रहा था। नाम था रिया मल्होत्रा। क्लास में आते ही उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लड़के उसकी एक झलक पाने को तरस रहे थे। लड़कियां उसके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रवि, जो एक कोने की बेंच पर चुपचाप बैठा था, इन सब बातों से बेखबर अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। क्लास का टॉपिक था, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? प्रोफेसर ने एक एक करके सबसे पूछना शुरू किया। जब रवि की बारी आई तो वह अपनी पुरानी सी शर्ट और घिसी हुई चप्पलों में खड़ा हुआ और बोला, मैं एक दिन अपनी कलम से ऐसी कहानियां लिखूंगा जो देश के हर कोने में पढ़ी जाएंगी। मैं भारत का सबसे बड़ा लेखक बनना चाहता हूं। एक पल के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर एक तीखी हंसी गूंजी। यह रिया थी, वो हंसी जो कानों में नहीं, रवि के दिल के आर पार हो गई। उसने व्यंग से कहा, तुम्हारी शक्ल देखकर तो लगता है कि तुम किसी ढाबे पर वेटर बनने के लायक भी नहीं हो और ख्वाब देख रहे हो लेखक बनने का। वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो। पूरी क्लास ठाकों से गूंज उठी। रवि वहीं खड़ा रह गया। सांसें अटक गईं। दिल अंदर ही अंदर कांच की तरह बिखर गया। रिया का दोस्त आदित्य, जो हमेशा उसकी हां में हां मिलाता था, बोला, चलो यार, इस भिखारी पर एक वीडियो बनाते हैं और इसका नाम रखेंगे कॉलेज का शेक्सपियर। और फिर मोबाइल कैमरा ऑन हो गया। वीडियो में रवि का झुका हुआ चेहरा था, हंसी का पात्र बना एक लड़का, जिसे अपनी गरीबी का एहसास उस पल सबसे ज्यादा हुआ था। कुछ सेकंड का वो वीडियो कॉलेज के ग्रुप्स में वायरल हो गया। 2 दिन में ही रवि कॉलेज में मजाक का सामान बन गया। हर कोने में उस पर फतियां कसी जाती। कोई कहता, आज की कहानी के बाद तेरी किताब पर डिस्काउंट मिलेगा क्या? कोई कहता, तेरा पब्लिशिंग हाउस कब खुलेगा बे? रद्दी की दुकान से शुरू करेगा क्या? रवि चुप था। वो न किसी से लड़ा, न जवाब दिया। लेकिन उस रात जब हॉस्टल के अंधेरे कमरे में वह अकेला बैठा था और उसने अपना वीडियो दोबारा देखा, तो उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने उस हंसी को बार बार सुना, उस मजाक को बार बार देखा, और उसी पल उसने कसम खाई, मैं इन सबको इनकी औकात दिखाऊंगा। लेकिन अपने शब्दों से नहीं, अपनी सफलता की कहानी से 3 महीने बीत गए। कॉलेज के प्रोफेसर ने एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। एक ऐसी कहानी लिखो जो समाज को आईना दिखाएं। सबने इंटरनेट से कहानियां कॉपी पेस्ट की, लेकिन रवि ने अपनी डायरी निकाली और अपनी जिंदगी के संघर्षों को शब्दों में पिरो दिया। जब क्लास में उसने अपनी कहानी पढ़ी तो सब हैरान रह गए। प्रोफेसर ने खड़े होकर ताली बजाई, लेकिन रिया और आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी जलन और बेचैनी थी। लेकिन रवि, उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। न प्रोफेसर की तारीफ, न रिया के चेहरे का रंग। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वक्त जो हर मजाक का जवाब देगा, वक्त जो हर वायरल वीडियो की अहमियत मिटा देगा, और वक्त जो उसे वहां खड़ा करेगा, जहां खड़े होकर वो फिर एक बार मुस्कुराएगा। लेकिन उस वक्त उसकी हंसी किसी का मजाक नहीं उड़ा रही होगी, बल्कि किसी के अहंकार को तोड़ रही होगी। और उस रात जब हॉस्टल के कमरे में वो अकेला बैठा था, रवि ने एक कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी, जो आज मेरी कहानी पर हंस रहे हैं, कल उनकी कहानी मेरे हाथों में होगी। और उसने वो कागज कॉलेज के हॉस्टल की दीवार पर चिपका दिया। समय बीतता गया। कॉलेज के आखिरी साल तक रवि ने रिया की शक्ल तक नहीं देखी। उसके लिए अब रिया एक इंसान नहीं, एक कारण थी आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का।
डिग्री पूरी होते ही रवि ने प्लेसमेंट कैंपस छोड़ दिया। सब चौंके। तू प्लेसमेंट क्यों नहीं ले रहा? किसी ने पूछा। रवि मुस्कुराया, क्योंकि मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा। मैं वह बनने जा रहा हूं जो लोगों को नौकरियां देगा। उसने अपने गांव की जमीन बेचकर मिले पैसों से दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। 2 कुर्सियां, एक पुराना कंप्यूटर और हजारों सपनों के साथ शुरू हुआ उसका स्टार्टअप शब्द शक्ति प्रकाशन। शुरू में कोई लेखक नहीं था, कोई क्लाइंट नहीं था, लेकिन जुनून था। दिन में वह नए लेखकों को ढूंढता, रात में उनकी कहानियां एडिट करता, खुद कवर डिजाइन करता, खुद ही मार्केटिंग करता। पहले साल सिर्फ 2 किताबें छपी, और वह भी दोस्तों की मदद से। लेकिन रवि को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था कि यह सिर्फ शुरुआत है। वो हर छोटी कहानी को ऐसे तराशता जैसे वह कोई हीरा हो। धीरे धीरे शब्द शक्ति का नाम साहित्यिक गलियारों में गूंजने लगा। फिर एक दिन एक गुमनाम लेखिका की किताब, जिसे बड़े बड़े पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, उसे रवि ने छापा। वो किताब बेस्ट सेलर बन गई और रातों रात शब्द शक्ति की किस्मत बदल गई। अब शब्द शक्ति का छोटा सा कमरा एक बड़े ऑफिस में बदल चुका था। टीम बनने लगी, लेकिन रवि आज भी रात को ऑफिस का दरवाजा खुद बंद करता था, क्योंकि वह जानता था बुनियाद जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी ऊंची खड़ी होगी। साल बीतते गए और शब्द शक्ति देश का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस बन गया। बड़े बड़े लेखक अब उसके साथ काम करने को तरसते थे। रवि अब सूट में ऑफिस जाता था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग अब भी मौजूद थी। उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी थी। रिया और आदित्य जैसे लोग अब उसकी दुनिया से बहुत दूर थे। फिर आया वह दिन जो उस कागज की लाइन को सच करने वाला था। शब्द शक्ति को अपने नए डिजिटल कंटेंट विंग के लिए एक हेड ऑफ स्ट्रेटजी की जरूरत थी। रवि ने अपनी एचआर टीम को देश के बेस्ट टैलेंट को ढूंढने का काम सौंपा। सुबह ऑफिस पहुंचते ही एचआर ने फाइल टेबल पर रखी। सर, ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं। इंटरव्यू आज शाम से शुरू होंगे। रवि ने फाइल खोली। तीसरे नाम पर उसकी नजर अटक गई। रिया मल्होत्रा। एक पल को हवा थम गई। उसके हाथ थोड़े ठिठके, लेकिन चेहरा शांत था। उसने पेन उठाया, उस नाम पर टिक किया और मुस्कुरा दिया। वैसी ही मुस्कान जैसी रिया ने कॉलेज में उड़ाई थी, पर आज उसमें ताना नहीं था, ताकत थी। शाम को इंटरव्यू चल रहे थे। रवि के ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम कांच से घिरा हुआ था। बाहर वेटिंग चेयर पर कई कैंडिडेट्स बैठे थे। उन्हीं में एक चेहरा घबराया हुआ सा था। लंबे बाल, फॉर्मल ड्रेस और फाइल को कसकर पकड़े हुए रिया मल्होत्रा। उसका नंबर आया। दरवाजा खुला। वो अंदर आई और जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखें एक पल को फैल गईं। चेहरा सफेद पड़ गया। सामने बैठा था रवि, ब्लैक सूट में एकदम सधा हुआ, मेज पर हाथ टिकाए और आंखों में वही आग। लेकिन अब वह आग ठंडी हो चुकी थी और उसमें अब सिर्फ जलती राख बची थी और शांति, बहुत भारी शांति। रवि, तुम? रिया ने कांपती आवाज में कहा। रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं बैठिए। मिस मल्होत्रा, रिया बोली। मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारी कंपनी है। पता तो मुझे भी नहीं था कि आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आएंगी, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। रिया के चेहरे पर शर्म की परछाई थी। उसने आंखें झुका लीं, लेकिन रवि की आंखें उस पर टिकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज में सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। रवि ने कहा, वैसे आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी है आजकल। रिया बोली, वो शायद परिस्थितियां थोड़ी। रवि ने बात काटते हुए कहा, सही है, कभी कभी हालात ही हमारे किरदार को पलट देते हैं। इंटरव्यू खत्म हुआ। रिया जाने लगी, लेकिन रवि ने सिर्फ एक लाइन कही, वही लाइन जिसने उसकी कहानी शुरू की थी। मैं लोगों को दूसरा मौका देता हूं, क्योंकि पहले मौके में लोग अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं। रिया पलटी, कुछ कहना चाहा, लेकिन रवि ने इशारे से रुकने को कहा। आप एचआर से बात कर लीजिए, आपकी पोजीशन फाइनल होगी। शब्द शक्ति के कॉरिडोर में वह लड़की चल रही थी जो कभी हाई हील्स में कॉलेज के लॉन पर चलती थी और दुनिया को अपनी ठोकर पर रखती थी। आज उसके कदम धीमे थे और आंखें किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। रिया एचआर के केबिन से निकली। उसके हाथ में ऑफर लेटर था, लेकिन डेजिग्नेशन पर लिखा था जूनियर इंटर्न, 3 महीने प्रोबेशन। उसे विश्वास नहीं हुआ। वो कॉरिडोर में खड़ी रही, सनसी
जिस शब्द शक्ति में वह हेड ऑफ स्ट्रेटजी बनने आई थी, उसी कंपनी ने उसे एक इंटर्न बना दिया था, वो भी सिर्फ RS 15,000 महीने